हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर क्लास हिंदी क्लास 10। तो बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड से थर्ड लेसन पढ़ेंगे, देव देव पायनी नुपुर। ठीक है, सभी बच्चे बुक ओपन करिए, पेज नंबर 19। सबने ओपन कर लिया? ओके, तो स्टार्ट। तो बच्चों, देव के द्वारा रचित आज हम सवैया पढ़ेंगे। तो सवैया पढ़ने से पहले देव का हम लोग जीवन परिचय जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों, देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्वितीय था। ठीक है, तो बच्चों, ये देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैयों में कृष्ण के राष्ट्रीय रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया, जिसमें युग का सामंती वैभव झलकता है, और दूसरे कवित्व में बसंत ये जो मौसम होता है उसको बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। और बच्चों, तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसी पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचय है। तो आइए बच्चों, हम लोग सवैया को पढ़ते हैं और इसका मैं आपको भावार्थ समझाती हूँ। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। सावरे अंग लसय पट ही पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, मंद हसी मुख चंद। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुर्लभ देव सहाय। पायनी नुपुर। तो बच्चों, इस सवैये में देव ने कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। ठीक है, तो बच्चों, मंजू मीन्स सुंदर होता है, कटी मीन्स कमर, किंकिनी मीन्स गर्दनी या कमर में पहनने वाला आभूषण। ठीक है, लसय मीन्स सुशोभित। हुलसे मीन्स आनंदित होना। ठीक है, किरीट मीन्स मुकुट। मुखचंद मीन्स मुख चंद्रमा के समान या मुख रूपी चंद्रमा। ठीक है, जन्हाई मीन्स चांदनी। जुन्हाई मीन्स चांदनी। जुन्हाई। ठीक है, जुन्हाई मीन्स क्या होता है? चांदनी। तो बच्चों, इसका भावार्थ सुनिए आप लोग। बाल कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, बाल कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उनके पैरों में पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी कै धुनी मधुराई। उनके पैरों में सुशोभित हो रही पायल रुनझुन की मधुर आवाज़ पैदा कर रहा है। कैसा आवाज़ पैदा कर रहा है? जब वो चलते हैं तो रुनझुन की आवाज़ पैदा कर रही है। ठीक है, और उनकी कमर में जो करधनी है, किंकिनी मीन्स करधनी, कटी मीन्स कमर, तो उनके कमर में जो
करधनी है वो भी बज रही है। चल रहे हैं कृष्ण जी तो वो भी बज रही है। कृष्ण के चलने से नुपुर और करधनी दोनों मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। तो कृष्ण के चलने से उनके जो पायल है और करधनी है उनके बजने से मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, पैदा कर रहे हैं। ठीक है। उनके सांवले लोने शरीर पर सुंदर पीला वस्त्र उनके रूप को और बढ़ा रहा है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रजदुल्लभ देव सहाई। उनकी छाती पर वन फूलों की माला सुशोभित हो रही है। उनकी छाती पर वन फूलों की माला सुशोभित हो रही है। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, सुन लीजिए आप लोग। बाल कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इनके पैरों में सुशोभित हो रही पायल रुनझुन की मधुर आवाज़ पैदा कर रही है और उनके कमर पर जो करधनी है वो भी बज रही है। तो कृष्ण के चलने से नुपुर और करधनी दोनों मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। उनके सांवले सलोने शरीर पर ये जो पीला वस्त्र है उनके रूप को क्या कर दे रहा है और बढ़ा दे रहा है। जो इनका मुख है चंद्रमा के समान है। ठीक है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रजदुल्लभ देव सहाय। उनकी छाती पर वन फूलों की माला सुशोभित हो रही है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट लाइन। तो स्टूडेंट्स ये सवैया था और ये देव के द्वारा रचित कवित्व है। ठीक है। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के सुमन झूला सोहे तन छवि भारी दय पवन झुलाए केकी कीर बतरावे ते कोकिल हलावे हुलसावे कर ताड़ी दे। तो स्टूडेंट्स पहले 4 लाइन का अर्थ समझिए यहाँ तक। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे का। ओके। डार दुम पलना बिछौना नौ पल्लव के। द्रुम मीन्स पेड़, सुमन झिंगुला मीन्स फूलों का झबला या फिर ढीला ढाला जो वस्त्र होता है जो छोटे बच्चे पहनते हैं, झबला। ठीक है। केकी मीन्स क्या होता है, मोर। कीर मीन्स तोता। हलावे हुलसावे, हलावत बातों का मिठास या हलावे हुलसावे मीन्स बातों का मिठास। तो स्टूडेंट्स इसमें कवि ने बसंत ये जो ऋतु है इसको एक बच्चे के समान बताया है। तो यहाँ पे मानव की तुलना प्रकृति से की गई है। ठीक है। या फिर प्रकृति की तुलना मानव से की गई है। तो स्टूडेंट्स प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों के साथ वसंत का किस प्रकार भावनात्मक संबंध है इसका सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं ये जो वसंत रूपी बालक का पलना या झूला पेड़ों की टहनियाँ हैं, सुमन झूला सोहे तन छवि भारी दे। तो कवि कह रहे हैं ये बसंत रूपी जो बालक का पलना या झूला है, जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं वो इसका पालना है और नई नई कोमल पत्तियों से बना उसका बिछौना बहुत मुलायम एवं
आरामदेह है। ठीक है, तो वसंत रूपी बालक के शरीर पे सुमन झुमला सोहे तन छवि भारी दे। तो वसंत रूपी बालक के शरीर पर फूलों से बना झबला सुशोभित हो रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे दे। वायु बहने से जब पेड़ की डालियां हिलने लगती हैं, वायु बहने से जब पेड़ की डालियां हिलने लगती हैं तो कवि को ऐसा लगता है मानो वायु उसके पल्लों को पालने को झुला रही है। तो कवि को कैसा लग रहा है कि मानो उसके पालने को ये जो वायु है, हवा है, झुला रही है। और मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं, किससे? बसंत रूपी बालक से। ठीक है, और जो ये कोयल है, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। ये जो कोयल है मानो अपनी बातों को मिठास से ताली बजाकर उसे प्रसन्न कर रही है। तो इसका भावार्थ एक बार फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों के साथ बसंत का किस प्रकार भावनात्मक संबंध है, इसका सुंदर वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि ये जो बसंत रूपी बालक है, बालक का पलना या फिर पेड़ों की टहनियाँ हैं, पेड़ों की टहनियाँ इस बसंत रूपी बालक का झूला है। और नई नई कोमल पत्तियों से बना उसका बिछौना जो है बहुत मुलायम एवं आरामदेह है। बसंत रूपी बालक के शरीर पर फूलों से बना झबला सुशोभित हो रहा है। वायु बहने से जब पेड़ की डालियाँ हिलने लगती हैं तो कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो वायु उसके पल्लों को झुला रही है। मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं और कोयल जो है मानो अपनी बातों को मिठास से ताली बजाकर उसे प्रसन्न कर रही है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लाइन, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर शारी दय। मदन महिप जू को बालक बसंत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। कोकिल हलावे पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन। उतारे करे राई नोन मीन्स जिस बच्चे को नज़र लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में जलाने का ये जो टोटका होता है। ठीक है, कंजकली, कंजकली मीन्स कंजकली, कंजकली मीन्स कमल की कली। चटकारी, चटकारी मीन्स चुटकी। ठीक है बच्चों, पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। तो इस समय चारों ओर फूलों के पराग बिखरे मिलते हैं। तो वसंत ऋतु में चारों ओर फूल जो खिले हुए होते हैं उसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कवि, मानो कोई बालक बसंत को नज़र लगाने से। तो कवि कह रहे हैं कि उसकी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि मानो कोई बालक बसंत को नज़र लगाने से बचने के लिए उस पर नमक का ये जो टोटका किया जाता है उसको नज़र उतार रहा है। और कंजकली नायिका लतान सिर साड़ी दे, कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को ओढ़कर भरे पराग को बिखेर कर मानो बालक की नज़र उतार रही है। ठीक है, मदन महिप जू को बालक बंसत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। ये जो कामदेव हैं जो राजा हैं और उनका पुत्र यह वसंत और सुबह सुबह ये जो गुलाब है उनको चुटकी देकर जगाता है। इस प्रकार ऋतु में प्रकृति में उपलब्ध सारी
चीज़ों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो वसंत का ऋतु होता है उसमें चारों तरफ फूल खिले हुए थे, फूलों के पराग बिखरे मिलते हैं और उसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं मानो कोई बालक का नज़र उतार रहा हो, नज़र से बचने के लिए नमक का जो टोटका करते हैं उसी से नज़र उतार रहा। कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को ओढ़कर भरे पराग को बिखेर कर मानो बालक की नज़र उतार रही है। कामदेव जो राजा हैं और उनका जो ये पुत्र है यह वसंत, यह सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे गुलाब चुटकी देकर जगाता है। इस प्रकार ऋतु में प्रकृति में उपलब्ध सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट लाइन। ये दूसरा कवित्व है, देव के द्वारा रचित है। नेक्स्ट पेज पर आइएगा आप लोग। फटिक सिलानी सौ सुधरायो सुधा मंदिर उदधि दधि सो अधिकायु उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव दूध का सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। ठीक है, फटिक मीन्स प्राकृतिक क्रिस्टल या स्फटिक। सिलानी मीन्स शिला पर या पत्थर पर। उदधि मीन्स समुद्र। उमगे मीन्स आनंद, उमड़ना। अमंद मीन्स जो कम ना हो। ठीक है, और भीति मीन्स दीवार। तो बच्चों पहले 4 लाइन का अर्थ समझ लीजिए आप लोग यहाँ तक। कवि ने यहाँ दूधिया चांदनी से नहाई रात्रि को। तो बच्चों इस कवित्व में चांदनी रात का वर्णन किया गया है। तो कवि ने यहाँ दूधिया चांदनी से नहाई रात्रि को अमृत मंदिर के रूप में माना है। फटिक सलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, सुधा मीन्स अमृत होता है। तो कवि ने यहाँ दूधिया चांदनी में नहाई, दूध से नहाई रात्रि को अमृत मंदिर के रूप में माना है जो उज्ज्वल स्फटिक की चट्टान पर बना हुआ है। उदधि दही कासो अधिकाई उमंगे अमंद। तो जो उज्ज्वल स्फटिक की चट्टान पर बना हुआ स्फटिक अत्यंत उज्ज्वल सफ़ेद पारदर्शी कीमती नग होता है। ये जो स्फटिक होता है अत्यंत सफ़ेद और पारदर्शी कीमती नग होता है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव दूध का सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। प्रकृति में चारों ओर बिखरी चांदनी को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो दही का सागर, दधि मीन्स दही, मानो दही का सागर उमड़ता आ रहा है। कविवर देव कहते हैं कि इस सुधा मंदिर की दीवार भीतर बाहर ते भीतर लो भीते न दिखाई देव। तो कविवर देव कहते हैं कि इस सुधा मंदिर की दीवार भीतर बाहर कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रही है, कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रही है। दूध का सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, और इसके आंगन के फर्श पर मानो दूध का झाग फैला पड़ा है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। तो कवि ने यहाँ पर चांदनी रात की कल्पना की है, चांदनी रात का वर्णन किया है। तो कवि ने यहाँ दूधिया चांदनी से नहाई रात्रि को अमृत मंदिर के रूप में
माना है जो उज्ज्वल स्फटिक चट्टान पर बना हुआ है। ये जो स्फटिक होता है अत्यंत सफ़ेद, पारदर्शी और कीमती नग का होता है। प्रकृति में चारों ओर बिखरी चांदनी को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता आ रहा है। तो बच्चों, कविवर देव कह रहे हैं कि इस सुधा मंदिर की दीवार भीतर बाहर कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रही है और इसके आंगन के फर्श पर मानो दूध का झाग फैला पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी में से अंबर से आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ठीक है, तो बच्चों, मल्लिका मीन्स बेले की जाति या एक सफ़ेद फूल होता है। मल्लिका मीन्स क्या होता है? बेले की जाति या एक सफ़ेद फूल। ठीक है, मकरंद मीन्स फूलों का रस। आरसी मीन्स होता है आईना। ठीक है, आरसी मीन्स आईना। तो यहाँ पर बच्चों कवि ने इस चांदनी रात्रि रूपी अमृत मंदिर में जो झिलमिलाते हुए तारे दिखाई पड़ रहे हैं, इस चांदनी रात्रि में ये जो अमृत मंदिर में जो झिलमिलाते हुए तारे दिखाई पड़ रहे हैं, मानो वे सब सुंदर सुसज्जित युवतियाँ खड़ी हैं। तो ये जो तारे आसमान में झिलमिलाते कैसे दिख रहे हैं? मानो सुंदर सुसज्जित स्त्रियां या युवतियां खड़ी दिख रही हैं। ठीक है, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्ज्वल और शुभ है कि आकाश मानो स्वच्छ आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, मानो आकाश स्वच्छ दर्पण है जिसमें राधा का मुख जो राधा का मुख है चंद्रमा के समान उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, यानी दिख रहा है। तो यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। चंद्रमा की तुलना किससे की है? राधा के मुखड़े से की है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए। इस चांदनी रात्रि रूपी मंदिर में जो झिलमिलाते तारे दिखाई पड़ रहे हैं, मानो वे सब सुंदर सुसज्जित युवतियाँ खड़ी हैं। ठीक है, और जिनके आभूषण आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। मोतिन की ज्योति मिलियो मालिका को मकरंद। तो जिनके आभूषण की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्ज्वल है, इतना स्वच्छ है कि जिसमें राधा का मुख चंद्रमा के समान प्रतिबिंबित हो रहा है। तो यहाँ पर कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के मुखड़े से की है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।